हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मे, दैट इज 25th ऑफ मे टू 31st ऑफ मे। तो पहली न्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग टू बी हेल्ड वर्चुअली। ठीक है, राइट। तो अब ये क्या है, आपको पता है कि ब्रिक्स जो है 18th मीटिंग जो है ब्रिक्स की, वो होस्ट कर रहा है कौन? इंडिया। और उसका जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है वो किसने होस्ट किया? इंडिया ने होस्ट किया। और कैसे होस्ट किया? वर्चुअली होस्ट किया। तो अब आपको पता है कि जैसे जैसे इंडिया होस्ट कर रहा है ये सारी डिफरेंट मीटिंग्स, तो डिफरेंट प्लेसेस पे हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर वाली इंदौर में हुई थी, एम्प्लॉयमेंट वाली त्रिवंतपुरम में, हेल्थ से रिलेटेड न्यू दिल्ली एंड फॉरेन अफेयर्स की न्यू दिल्ली में हुई थी। तो अब आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कहाँ हो रही है, बिकॉज डिफरेंट मीटिंग्स होंगी। आपको बस याद रखना है कि ब्रिक्स क्या है। अब ब्रिक्स क्या है मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, लास्ट उसमें मैंने बताया था, तो आप एक बार प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा। और जैसे ही ये टॉपिक आए ना, तो अब आप इसको पोज करके बिना देखे खुद से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स थे। तो आई एम श्योर आपको अभी तक तो याद हो भी गए होंगे, क्योंकि मैंने इतनी बार रिवाइज करवा दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज सिडबी सेलिब्रेटेड इज 35th फाउंडेशन डे। तो सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज सिडबी। ठीक है, दूसरा है नबार्ड हो गया, नैफेड आपको पढ़ाया था जो कि बिल्कुल लेटेस्ट 2021 में आया था। तो ये सब आपको डिफरेंट पता होने चाहिए। हम बात कर रहे थे सिडबी का 35th फाउंडेशन डे है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, और इसका एक्ट था सिडबी एक्ट 1989। एस्टेब्लिश होते हैं उसके जस्ट 1 ईयर बाद। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ के उत्तर प्रदेश में है। इसके CMD अभी करंट में है मनोज मित्तल जी, और ये ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। सिडबी ने एक मंथन मार्ट करके भी एक प्लेटफॉर्म खोला है, जहाँ पर MSME वाले जितने भी MSMEs हैं वो क्या कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो बस यही बताया, उसी फाउंडेशन डे पे उन्होंने ये लॉन्च किया था। अब इसका एम क्या है सिडबी का? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो MSME सेक्टर है उसको लोन प्रोवाइड करना, उसको हेल्प प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना क्या कर सकें, अपने बिजनेस को जो है वो बेटरली रन कर सके। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ है दैट RBI सेट 3 ईयर कूलिंग ऑफ फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स डायरेक्टर आफ्टर 10 ईयर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स के, वो जो है अगर उन्होंने 10 साल कॉन्टीन्यूसली काम कर लिया है, एज बोर्ड पे काम करा है, एज ए डायरेक्टर काम कर लिया है, तो हम उनको दोबारा से रीअपॉइंट करने के बीच में जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो है 3 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ मतलब कि उस टाइम पीरियड पर वो लोग अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। 3 साल के बाद फिर से आप उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है, उसने 2010 से 2020 तक काम कर लिया एज ए डायरेक्टर, फिर अब उसको 3 साल यानी कि 2023 तक उसको इस पोस्ट से हटा दिया जाएगा, उसको ऐसा कोई भी काम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 24 से फिर से आप ए को रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो इस कूलिंग पीरियड के दौरान वो इंडिविजुअल सेम बैंक के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट कि वो उसका एक मेंबर हो सकता है या कस्टमर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाउएवर सच एन इंडिविजुअल कैन बिकम डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ किसी और कोऑपरेटिव बैंक में, वो ज़रूर काम कर सकता है, लेकिन वो उसी बैंक में, सेम बैंक में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए किया है ताकि जो भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उन सबको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, अब उनका जो भी काउंट होगा टाइम पीरियड, वो चाहे उन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव में, स्टेट में या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में काम किया, वो सारा ही टोटल टाइम पीरियड काउंट होगा। नॉट सो रेलिवेंट, बट पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज रिसेंटली इंडिया हैज़ ओवरटेकन UK टू बिकम श्रीलंका सेकेंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी पिछले हफ्ते में, दैट इज इंडिया ने USA को ओवरटेक किया टू बिकम द बांग्लादेश ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया आ गया था और US से आ गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। कुछ वैसी ही न्यूज़ है, मतलब आपको मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया डाटा। दैट इज इंडिया हैज़ ओवरटेकन UK। अब उन्होंने UK को रिप्लेस करके श्रीलंका का सेकंड जो है वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन पार्टनर बन गया है। ये डाटा उन्होंने जनवरी से अप्रैल का लिया है। और लीडिंग में जो चाइना है वो लीडिंग ट्रेड पार्टनर है इन बांग्लादेश में भी, नेपाल भी, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चाइना ही मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। पर ये अच्छी बात है कि अब हम सेकंड नंबर पे आ गए। तो श्रीलंका में भी इंडिया आ गया है और बांग्लादेश में भी इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, रिसेंटली इंडिया साइंड अ बायलैटरल एसेशन पोर्टल विद इथोपिया फॉर इट्स WTO मेंबरशिप इन जेनेवा। तो क्या होता है ये बायलैटरल एसेशन पोर्टल? दैट इज़ इंडिया ने साइन किया जो कि इथोपिया के साथ। तो बायलैटरल एसेशन पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको किसी भी कंट्री को अगर WTO का मेंबर बनना है, तो उससे पहले एक लीगल स्टेप है, दैट इज़ कि आपको एक एप्लीकेंट से ट्रांजेक्ट होकर अगर आपको फुल टाइम मेंबर बनना है, तो आपको इस बायलैटरल एसेशन
प्रोटोकॉल को साइन करना पड़ेगा, और वो क्या है, दैट इज़ फाइनलाइजेशन ऑफ बायलैटरल मार्केट एक्सेस नेगोशिएशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो 2 कंट्रीज़ हैं, उसके बीच में जो भी नेगोशिएशंस हैं उनको कंप्लीट करके ये किया जाता है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि WTO है क्या। तो WTO एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी ट्रेड हो रहा है वो लीगली हो रहा है कि नहीं, मतलब कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं वो कौन बना है, WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 को बना था अंडर मराकेश एग्रीमेंट, ठीक है। और इससे पहले हम WTO से पहले क्या था, जोनल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज़ गैट, ठीक है, जो कि 1948 में आया था। फिर 1995 में आफ्टर द मराकेश एग्रीमेंट WTO आ गया था। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। टोटल 166 मेंबर है, लास्ट मेंबर तिमोर लेस्टे है। ये अगर आपको लग रहा होगा शायद मैं मजाक कर रही हूँ, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके सेट के एग्ज़ाम्स देख लीजिए, आपके जो UPPGT हो गए या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स होते हैं, आप दूसरी स्टेट्स के देखिए तो वहाँ पर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि लास्ट मेंबर कौन है, टोटल कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ग्लोबल ट्रेड जो है ये 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हाईएस्ट बॉडी होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और ये मीट करती है एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद मीट करती है। और डे टू डे बॉडी के लिए है हमारे पास जनरल काउंसिल, और इसकी हेड कौन है, ओकांजो इवेला, ये आपको याद रखना है, जो कि नाइजीरिया से ही है, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। So our next news is that Union Minister Dr. Virender Kumar launched the PM Ajay portal and Ajay mobile app. तो क्या है PM अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो अनुसूचित जाति क्या हो गई, शेड्यूल कास्ट, और अभ्युदय मतलब उनका उत्थान करना, उनको बढ़ाना, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए किया गया है, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका मेन एम क्या है, जितने भी SCs हैं उनको उनके पॉवर्टी को रिड्यूस करना उनके बीच में, ठीक है, और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 जो ऑलरेडी योजनाएं चल रही थी उनको मर्ज किया गया, दैट इज़ आदर्श ग्राम योजना, SCA to SC SP योजना एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। अब क्या है ये योजना, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना क्या है कि जो भी आदर्श ग्राम हमने चूज़ कर रखे हैं, यानी कि ऐसे विलेजेस जहाँ पर SC कैटेगरी की मेजॉरिटी है, वहाँ पर उन विलेजेस को मॉडल विलेज लेकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशो इकोनॉमिक गैप्स को फिल करना। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ठीक है, ये एक स्कीम है जहाँ पे ग्रांट एंड एड दिया जाता था इन लोगों को, ताकि जो भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करना है, लाइवलीहुड जनरेट करना है, इन सबको फाइनेंस किया जा सके। और नेक्स्ट है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो नाम से समझ में आना, छात्रावास यानी कि हॉस्टल कंपोनेंट आता है, यानी कि फंड करना है एजुकेशन रेजिडेंट हॉस्टल्स फॉर SC बॉयज़ एंड SC गर्ल्स को, ताकि लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा सके, और जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं उस ड्रॉप आउट रेट को कम किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया कि विलेजेस में डेवलपमेंट करना है, ये ओवरऑल ग्रांट्स के जो भी उनके स्किल डेवलपमेंट है वो हो गया, और यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कराना है ताकि जो SC बॉयज़ और SC गर्ल्स हैं वो पढ़ सकें और ड्रॉप आउट रेट कम हो सके। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज सिक्किम डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम। पहला लिटरेट स्टेट कौन सा बना है, फुली लिटरेट स्टेट। तो पहला नहीं है ये 3rd है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, और उल्लास प्रोग्राम के अंडर ये 5th स्टेट बना है। तो उल्लास क्या है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये एक प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द्रौपदी मुर्मू ने ये स्टेटस दिया है सिक्किम को, जहाँ पे जितने भी नॉन लिटरेट एडल्ट्स हैं एज 15+ के उनको कवर किया जाएगा। और ऐसे कौन कौन सी स्टेट्स हैं, सबसे पहली मिज़ोरम, देन गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो ये याद रखना है, उल्लास स्कीम के अंडर सबसे फुली लिटरेट स्टेट कौन सा हो गया हमारा, मिज़ोरम, गोवा, देन त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये हमारे स्टेट्स हो गए, ठीक है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कंप्लीट्स 10 ईयर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर बैंकिंग से थोड़ा बहुत आपको रिलेशन है तो पता होगा, नहीं तो मैं समझा देती हूँ कि है क्या बेसिकली है। तो ध्यान से देखिए, तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया हुआ है कई बार, NPA क्या होता है। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसा पर्सन या ऐसी कोई कंपनी जो कि अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पाता है, तो वो जो लोन होते हैं वो क्या बन जाते हैं, NPA बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लीजिए बैंक है, बैंक किसी भी पर्सन को लोन देता है, तो उसके बदले में वो उसको क्या देता है, इंटरेस्ट
प्लस प्रिंसिपल अमाउंट देता है। अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से वो पर्सन इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं रीपे कर पाता, तो बैंक का जो ये एसेट है, ये एसेट क्यों हुआ, क्योंकि ये इनकम जनरेट करके दे रहा था, ये एसेट कैसा हो जाएगा, परफॉर्म करने की बजाय नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, एनपीए। अब इस एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए। सबसे पहले आपने सुना होगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या था कि पहले क्या होते थे, ये जो अगर ऐसे समथिंग जो प्रॉब्लम्स वाले केसेस होते थे, ये जाते थे नॉर्मल कोर्ट में। अब कोर्ट में अलग अलग तरह के केस होते हैं, फिर उसके साथ ये वाले केस भी होते थे, तो बहुत सारे केस पेंडिंग होने लगे। तो फिर क्या आया, डीआरटी आया। डीआरटी क्या होता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी कि एक स्पेशल कोड बना दिया गया जहाँ पे सिर्फ एनपीए रिलेटेड इशूज़ जो हैं उनको डील किया जाएगा, ठीक है। फिर ये भी उतने कारगर नहीं हुए, तो फिर क्या आया, फिर आया सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट में क्या करना शुरू किया कि जो भी पर्सन है उसको लीगल नोटिस दिया जाएगा 60 दिन का कि आप हमारे पैसे वापस करो। अगर वो नहीं दे पाते तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी है उसको वो जब्त कर लेगी और फिर उसको बेचकर उससे अपना पैसा रिफंड करेगी, ठीक है। तो ये हो गया सरफाइसी। अब सरफाइसी में भी क्या दिक्कत आने लगी, बेसिकली ये इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़्यादा फिट बैठता था। क्यों इंडिविजुअल्स के ऊपर फिट बैठता था, क्योंकि अगर मान लीजिए 60 दिन के अंदर उस पर्सन ने नहीं दिया, उसका घर है, मान लीजिए बाइक है, वो बेचकर वो पैसा रिकवर कर लेते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, धीरे धीरे एनपी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और जो हमारे ये कोर्ट्स थे या ये कह लीजिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स थे, ये कम पड़ने लग गए। तो अब क्या हुआ, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कंपनी, मेरी एक कंपनी थी ABC कंपनी, इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो अब क्या होता था, ये कंपनी का केस जाता था कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट तारीख पे तारीख देता रहता था। 8 से 10 साल इसी काम में लग जाते थे, 6 से 8 से 10 साल इसी चीज़ में लग गए डिसीजन लेने में। उतने में जो भी कंपनी की वैल्यू हमें शायद उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट मिल जाती लिक्विडेट करके, वो मिलनी क्या हो गई, उसकी वजह से ये 6, 8, 10 साल जो कोर्ट केस चला, इसकी वजह से उसकी वो वैल्यू भी ख़त्म हो गई और वैसे भी वो रिवाइव नहीं कर पाया और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो भी ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ, फिर आया गया IBC, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कोई भी कंपनी है, मान लीजिए ABC मेरी कंपनी थी, मान लीजिए हमने कहा कि मैं लोन रीपे करने की कंडीशन में नहीं हूँ, यानी क्या मैं हो गई, इंसॉल्वेंट होगी। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जब कोई पेयर जिसने लोन ले रखा होता है वो कह देता है कि अब मैं आपकी डेट नहीं दे सकता और ये लीगली उसके ऊपर इन्फोर्स हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस पर्सन को क्या कहेंगे, उस कंपनी को क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया उसका, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, IBC वाले क्या करेंगे, इस कंपनी के जो भी मेन जो मैनेजमेंट बॉडी होगी उसको हटाकर वो खुद उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे, मैनेजमेंट की कुर्सी पे, और फिर वो क्या करेंगे, इस कंपनी को चलाने की कोशिश करेंगे। अगर ये काम हो जाता है, अगर कंपनी रिवाइव हो जाती है और ढंग से चलने लग जाती है उनके चलाने के बाद, तो वेल एंड गुड, ठीक है, वो जो भी पैसा होगा उसका रिकवर करके लोगों को दे देंगे। बट इन केस ऐसा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं। और ये सब होने लग गया एक टाइम बाउंड प्रोसेस में। टाइम बाउंड प्रोसेस मतलब कि जितना टाइम बोला इतने टाइम में ही होगा, इसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा। पहले 330 डेज़ लगते थे, फिर इसको रिड्यूस करके 270 डेज़ के अंदर करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो ये मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि IBC है क्या। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो ऑब्वियसली IP क्या होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब मैं नहीं जा रही हूँ, बस आपको एक मोटा ओवरव्यू देना चाहती थी। तो इस IBC कोड को आए हुए, जो कि 2016 में आया था, उसको अनेक्ट हुए 10 साल हो गए हैं। फिर उसकी वही केस अचीवमेंट्स बता रखे थे कि इतने केसेस उसने सॉल्व किए, इतने क्लोज हो गए, इतनों का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, IBC क्या था वो मैंने आपको समझा दिया, वही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद आता है गवर्नमेंट लॉन्चेस यूनिफाइड पोर्टल। ये पोर्टल का नाम ही यही है, यूनिफाइड पोर्टल टू ट्रेस अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये जो LM नागार्जुन सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, उन्होंने लॉन्च किया था। पोर्टल का नाम क्या हो गया, यूनिफाइड पोर्टल, दैट इज़ अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। अगर आपकी कोई भी अनक्लेम एसेट है, अनक्लेम मतलब कि मान लीजिए आपने कोई बैंक अकाउंट खुलवाया, आपने उसमें पैसे डाले और आप भूल गए कि आपने कभी ऐसा कुछ खोला था, आपने क्लेम ही नहीं किया 10 साल तक, और RBI ने उसको क्या कर दिया, डॉर्मेंट घोषित करके अपने जो मेन डेफ फंड है उसके अंदर डाल दिया। तो ऐसे चीज़ों को ढूंढने के लिए, अनक्लेम जिनको आपने क्लेम नहीं किया एसेट्स को ढूंढने के लिए और फिर उनको सर्च करने के लिए ये बनाया गया पोर्टल, ठीक है। इसमें उद्गम जो है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अगर 10 साल या उससे ज़्यादा आपने अपने एसेट को, अपने डिपॉजिट को क्लेम नहीं किया, तो आप जाकर जो है वहाँ से RBI में जाकर एप्लीकेशन देकर उसको अपने पैसे वापस ले सकते हैं, अगर आपको याद है तो, और आप क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, इसका जो कैंपेन है योर मनी योर राइट के अंदर इसको लाया गया। तो उद्गम की फुल फॉर्म अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन लाया गया, और ये नया पोर्टल इसी के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया। नेक्स्ट न्यूज़
is that is IIP, that is Index of Industrial Production, grows 4.9% in April. तो IIP क्या है मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ. अब इसने ग्रो करके 4.9% की ग्रोथ दिखाई है ड्यू टू इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंटरमीडिएट गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है. अब ये जो है आपको पता है कि बेस ईयर रिवाइज हुआ है. पहले इसका बेस ईयर था 2011-12. न्यू बेस ईयर के साथ ये पहला एस्टिमेट है जो आया है इन द अप्रैल, दैट इज़ 4.9%. तो इंपॉर्टेंट बन जाता है. सेकेंड थिंग इज़ कि IIP है क्या. तो IIP इज़ अ क्रूशियल मंथली इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कि बताता है कि हमारी कंट्री में कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी चल रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, और जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतनी ग्रोथ बेटर हो रही है. ठीक है. इट इज़ पब्लिश बाय NSO अंडर मॉस्पी और ये 6 वीक्स के लैग पर काम करता है. हर 12th मतलब हर मंथ के 12th को जो है इसका डाटा रिलीज़ हो जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो है उसका 40% रफली वेटेज है, मैंने आपको बताया हुआ है. दैट इज़ फोन, सी क्यूब, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी. ये सारे जो 8 कोर सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, क्रूशियल सेक्टर्स हैं, उनका रफली एस्टिमेट 40% है टोटल वेटेज में IIP के. फिर अगर हम बात करें तो IIP में प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल गुड्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. और ये जो मैंने आपको पहले भी बताई थी बात कि कैलकुलेशन मेथड की बात करें तो इट इज़ कैलकुलेटेड एज द वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ द प्रोडक्शन यूजिंग द लास्पेयर फार्मूला. लास्पेयर फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके उस फार्मूला को यूज़ करके ये IIP को कैलकुलेट करते हैं. एंड IIP में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा इंक्लूड नहीं होता है, विच इज़ ओनली कवर्ड अंडर द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज. तो आप ये भी बता सकते हैं कि लिमिटेशन क्या है IIP के, ये इसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा इंक्लूड नहीं होता जो कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में होता है. तो आई होप ये न्यूज़ में समझ में आ गई होगी. लास्ट न्यूज़ दैट इज़ इंडियाज़ ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इंडिया और ओमान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया जिसमें कि जो भी टैरिफ वो लगाते हैं एक दूसरे के ट्रेड पर उसको वो हटाने की कोशिश करेंगे या मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे. तो इट एलिमिनेट्स द टैरिफ्स ऑन द मेजॉरिटी ऑफ बायलैटरल गुड्स एंड बूस्ट द ट्रेड. तो ट्रेड को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो मैंने आपको कई बार बताया कि ये जो CEPA है या जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था. तो जैसे इनके साथ सेपा हुआ है. ठीक है. और ये अगर आप मानेंगे नहीं तो ये हमारा एक एग्जाम हुआ है उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछा भी गया था. तो ऐसा नहीं समझिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी पूरी एक लिस्ट ला के दे दूँगी. टिल देन जो है यही थी आज की न्यूज़. आई होप आपको सारी समझ में आ गई होंगी. अगर आपको PDF लेनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पर जाकर इसकी PDF कलेक्ट कर सकते हैं. और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय.